नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स में आर्किमिडीज के सिद्धांत और द्रव्य के गुण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पूछा गया है। ठीक है, द्रव की जो बूंद होती है वो हमेशा कौन से शेप में होती है? गोलाकार शेप में होती है। और इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में लगातार बार बार पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में CGPSC की परीक्षा हुई है, प्रिंसिपल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। साथ ही SSC और रेलवे की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं। हमको पूछा गया है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण। तो इसका जो कारण है वो पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव होता क्या है ये जानते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी द्रव है, वो द्रव जो क्या रहता है, अगर वो स्वतंत्र अवस्था में है, ठीक है, तो वो स्वतंत्र अवस्था में होने पर वो कम से कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है। ये उसकी क्या प्रवृत्ति है। उसकी प्रवृत्ति होती है कि कम से कम क्षेत्रफल वो घेरे। अब इस प्रवृत्ति के ही कारण उसके पृष्ठ पर हमेशा एक तनाव बना रहता है। ठीक है, उसके पृष्ठ पर एक क्या बना रहता है? तनाव बना रहता है। इस तनाव को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का हमको कारण पूछा है। ठीक है, कारण देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य संसंजक या कोहेसिव बल, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, अणुओं के मध्य आसंजक या एडेसिव बल जो जिसको कहते हैं। तो इसका जो कारण है कि द्रव में पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि ससंजक बल होता क्या है। ससंजक बल, देखिए जब कोई एक पदार्थ दिया है, ठीक है, एक पदार्थ दिया है, उसके अणुओं के मध्य क्या लगता है? एक बल कार्य करता है। ठीक, उस बल को ही क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। या इसको एक तरीके से और कहा जा सकता है कि एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, ध्यान रखिएगा ये कौन सा बल होता है? आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यहाँ पे अणु। तो अणुओं, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है। वो क्या है कि अगर दो विभिन्न प्रकार के अणु हैं और उनके बीच आकर्षण बल कार्य करे, तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, आसंजन या आसंजक बल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ससंजक बल और ये आसंजक बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमको? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब कभी भी आप साबुन को जल में घोल देते हैं तो क्या होता है? जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है तो जो जल है वो कपड़े के अंदरूनी सतह तक जाकर उस वहाँ पर जो मैल होती है उसको साफ करने का कार्य करती है। और साथ ही साथ पृष्ठ तनाव कम होने से क्या है? साबुन के जो बुलबुले हैं वो काफ़ी बड़े बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा कि साबुन के जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या घट जाता है, या ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है केशिकत्व। केशिकत्व को समझने के लिए हम समझते हैं केशनली। ठीक है, केशनली, केशनली क्या होती है? देखिए केशनली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसी नली है जिसकी त्रिज्या सभी जगह क्या है? समान है। जो त्रिज्या यहाँ पर है वो त्रिज्या यहाँ पर है, वो यहीं पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी एक समान त्रिज्या वाली पतली नली है, इसको कहते हैं केश नली। अब ये केश नली में द्रव चढ़ेगा, मान लीजिए इसको ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये तो इस पर द्रव जो चढ़ेगा, कोई भी द्रव, तो वो जो द्रव का गुण होगा वो क्या कहलाएगा? केशिकत्व कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पहला जो दिया है हमको, दिया है स्याही सोखना। तो स्याही सोखना मतलब स्याही का ऊपर या नीचे चढ़ना। ठीक है, तो ये चूंकि एक नली के बारे में बात हो रही है, उसमें द्रव ऊपर या नीचे आ रही है,
तो यहाँ पर केशिकत्व की घटना घटित हो रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा अगला उत्तर जो दिया है वो अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है भूमिगत जल का ऊपर उठना। तो भूमिगत जल जो है वो भी ऊपर उठता है, ये भी किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण ही हो पाता है। और तीसरा जो दिया है सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, ठीक है, पानी की बूंदों का फैलना। तो सूती कोई कपड़ा है उसमें पानी फैल जा रहा है, यहाँ पर पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है ना नीचे आ रहा है, यहाँ पर पानी क्या हो रहा है? केवल फैल जा रहा है। तो ये केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। अतः हमारा जो उत्तर होगा वो क्या है? सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, ठीक है। ये केशिकत्व का उदाहरण नहीं है और यही पूछा गया है कि एकमात्र कारण नहीं है पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना। चौथा हमको दिया है पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, कि पौधे के जो जड़ होते हैं, जड़ से जो पानी होते हैं वो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? पत्तियों तक पहुँचता है। तो ये भी इस किसका उदाहरण है? केशिकत्व का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बने रहती है, ठीक है। इसका कारण पूछा गया है। तो देखिए कभी भी आप कोई शीशा लीजिए, शीशा पे क्या करते हैं हम, अगर पानी की बूंदें डाल दें तो क्या होती है? पानी की बूंदें फैल जाती हैं। लेकिन अगर हम पारा उसमें डाल दें, पारा भी द्रव, पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको हम शीशे पर डाल दें तो वो क्या रहेगा? एक बूंद गोलाकार के रूप में बना रहता है, ठीक है। अब इसका कारण पूछा है कि कारण क्या है? पारा धातु होता है, ठीक है, ये तो पारा धातु होता है, लेकिन ये कोई इस बात का कारण नहीं है कि बूंद गोलाकार होता है, ये चीज़ का कारण नहीं। पारा धातु ये तो सत्य है, लेकिन गोलाकार बने रहने का कारण धातु होना नहीं है, ठीक है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये घनत्व का कॉन्सेप्ट कभी भी आता है तो ध्यान रखिए, घनत्व जो होता है किसी वस्तु को पानी में तैरने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ये वाला, ठीक है। घनत्व कभी भी आएगा तो किससे संबंधित होगा? वस्तु के पानी में तैरने से। तो ये यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि बूंद का गोलाकार होने से, तो ये हो नहीं सकता इसका उत्तर, ठीक है। अगला दिया है हमको पारे का ससंजन बल, ससंजन उसके शीशे के आसंजन से अधिक होता है, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या बोला है? पारे का ससंजन, ससंजन मतलब पारे के अणुओं के मध्य आपस में आकर्षण बल जो कार्य करता है वो उसको पारे का ससंजन कहेंगे। अब उसका शीशे के साथ आसंजन बल, यानी कि पारे के अणु और शीशे के अणु के मध्य जो आकर्षण बल रखता है वो होगा आसंजन बल। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो ससंजन बल है, किसका? पारे का, यानी उसके अणुओं के मध्य लगने वाला बल, उसके और शीशे के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल यानी कि ससंजन बल से अधिक होता है। इसलिए क्या होता है? वो फैलता नहीं है, उसके अणु एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। क्योंकि ससंजन बल का मान आसंजन बल से अधिक है, तो ससंजन बल अधिक होने की वजह से क्या होगा कि वो फैलेगा नहीं, क्या होगा? वो अपनी स्थिति बनाए रखेगा और गोलाकार रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ये द्रव चालित ब्रेक क्या होते हैं? इसको बोलते हैं आप हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, हमको किसका एप्लीकेशन है, ये पूछा गया है। यहाँ पर हमको नियम दिया हुआ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली का प्रमेय, फैराडे का नियम, ठीक है। तो स्वचालित वाहन जो होते हैं, स्वचालित वाहन में क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक कहने का मतलब उसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? ये सीधा सीधा पास्कल के नियम का उदाहरण है, ठीक है। ये होता है पास्कल का नियम, पास्कल के नियम का उदाहरण है। तो पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब डाला जाए, उसको प्रेशर किया जाए किसी भी बिंदु पर, तो वो जो दाब है संपूर्ण द्रव में समान रूप से वितरित हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब डाला जाए तो वो जो दबाव है या ये जो प्रेशर है वो संपूर्ण द्रव में समान रूप से वितरित हो जाती है। ये नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था, इसलिए इसको पास्कल का नियम कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है? द्रव चालित ब्रेक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ अगर देखें, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमेशा याद रखिए वस्तु के तैरने से संबंधित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है तो वो कब तैरेगी? द्रव पर, किसी भी द्रव पर कोई वस्तु कब तैरेगी? यदि वस्तु द्वारा जो द्रव हटाया गया है
वो द्रव का जो भार है वो वस्तु के भार से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है हमको बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है, केशिकत्व से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि अगर कोई असंपीड्य और अशांत द्रव किसी एक ऐसे नली में बहे जो जिसकी त्रिज्या सभी जगहों पर एक जैसे है, ठीक है, तो ऐसी नली के प्रति एकांक आयतन में द्रव जो बह रहा है उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, ये होता है बर्नौली का प्रमेय। और फैराडे का नियम, फैराडे नियम क्या कहता है, ये विद्युत अपघटनी के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, विद्युत अपघटनी के सिद्धांत से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है, तो लड़का के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इधर से एक ट्रेन जा रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म में खड़ा है, काफ़ी ट्रैक के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी तो इस लड़के के साथ क्या होगा ये पूछा गया है। क्योंकि इस रेलगाड़ी जो यहाँ से जा रही है, इस रेलगाड़ी की गति बहुत ही तेज है। बहुत गति तेज होने की वजह से इसके जो आसपास ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा, कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। अब कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होगा तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इसके अंदर की ओर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, आकर्षित हो जाएगा तो ये लड़का गाड़ी की तरफ ही खींचेगा। ठीक, हमको ऑप्शन पूछा है कि सामान्य स्थिति में रहेगा, गाड़ी की ओर खींचेगा, गाड़ी से दूर जाएगा, बैठ जाएगा, तो क्या होगा, गाड़ी की ओर खींचेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी ट्रेन आ रही है तो प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा ट्रैक के पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, थोड़ा दूरी बनाकर खड़ा होना चाहिए। कारण यही है कि जब ट्रेन क्या है बहुत ज़्यादा तेज गति प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म से गुजरने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। तो कम दबाव के क्षेत्र में कोई भी वस्तु क्या होती है, अपनी तरफ आकर्षित हो जाती है। वो अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है तो वो ट्रेन की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक है। ये हमको पूछा गया है कि आभासी गहराई दे दिया, वास्तविक गहराई। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक छड़ है, छड़ को आप किसी पानी के बर्तन में डुबो दीजिए, आपको क्या लगेगा, छड़ क्या लगेगा, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल तो है जितना गहराई पे है उतना, लेकिन थोड़ा ऊंचा, अगर आधा इस तरीके से डुबाया जाए, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसका। ये पानी का एक बर्तन है, इसमें पानी है। ठीक है, और यहाँ पर एक छड़ हम इस तरीके से डुबो दिए। ठीक, तो ये जो छड़ जो है ये इसकी गहराई तो ये है, लेकिन ये गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यहाँ तक दिखता है, इस पॉइंट तक दिखता है। तो इस पॉइंट तक दिख रहा है यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वास्तविक, इसकी क्या हो जाएगी, आभासी गहराई। वो ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में गहराई यहाँ तक है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, आभासी गहराई, और ये क्या हुआ, वास्तविक गहराई। ठीक है, तो हमको पूछा गया है आभासी गहराई दिया 15 सेंटीमीटर, यदि इसकी वास्तविक गहराई दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तब द्रव का अपवर्तनांक, ये द्रव का अपवर्तनांक आपसे पूछा है, तो सिंपल सा है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, आभासी गहराई हमको पता है 15, इसको भाग दे देते हैं, 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा, फिर भाग देंगे 3 से 1 बार में, फिर कितना हो जाएगा, 3 3 9 दशमलव के बाद तो और एक बार और 3 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा, तो 1.33 इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी में 1.33 हमको दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1.33, उस जल का क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट या इकाई नहीं होती। ठीक है, ये एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सी स्थिति मिलेगी। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर द्रव है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत में एक कोई वस्तु है, एक ब्लॉक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ऐसा एक वस्तु,
अब इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, यहाँ तक दबा के यहाँ तक लाके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने से ये वस्तु नीचे की तरफ जाएगा, तली में आकर बैठ जाएगा, कि वापस अपनी जगह पे आएगा, कि जहाँ पे आप छोड़े रहेंगे वहाँ पे आएगा। 3 स्थिति संभव है। तो ये 3 स्थिति निर्भर करती है किस चीज़ पर, ये पूरा निर्भर करता है किस पर, घनत्व पर। पूरा निर्भर करता है किस पर, घनत्व पर। अब देखिए घनत्व पर कैसे निर्भर करता है। अगर दिया हुआ कोई वस्तु है, उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो वो वस्तु द्रव पर क्या करेगी, तैरेगी। ठीक, और यदि दिए हुए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा है, तो वो क्या होगी, सीधे नीचे आके तली पे बैठ जाएगी। और यदि वस्तु का घनत्व और दिए हुए द्रव का घनत्व बराबर है, ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे लाके यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए ऐसा, तो ये अपनी जगह पे जहाँ पे आपने इसको छोड़ा है वहीं पर आकर ये रुक जाएगी, उसी जगह पे बैठ जाएगी। ठीक है, यहीं पर रह जाएगी। पूछा क्या, देखिए पिंड और द्रव का घनत्व क्या बोला है यहाँ पर, घनत्व बराबर है। यानी कि कौन सी स्थिति दे रहा है कि अगर इसको यहाँ से लाके यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि घनत्व बराबर है तो जिस स्थिति में ला के छोड़ा जाएगा वो उसी स्थिति में बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो किस तापमान पर होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे जहाँ पे क्या होता है, ठंड के दिनों में पानी जम जाता है, वहाँ पर झील भी जम जाते हैं। झील जम जाने के कारण क्या होते हैं, उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो फिर भी जीवित होती हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ये जल का घनत्व ही इसका कारण है। क्या होता है कि जैसे ये हम इसका पृष्ठ मान लें, जो झील है उसका यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ पे उसका बर्फ़ जम जाता है। ये ऊपरी सतह पर तो बर्फ़ बन गया, लेकिन निचली सतह पे पानी बना रहता है। ठीक है, और इसमें रहने वाली जो मछलियाँ हैं ये जीवित रहती हैं। इसका कारण क्या है, जल का घनत्व अधिक होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है कि ये नीचे, अगर यहाँ पर जो तापमान है सामने, ये ऊपर में जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नीचे जो पानी रहता है इसका तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये बर्फ़ नहीं बनता, इस वजह से इसमें मछलियाँ क्या रहती है, जीवित रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बर्फ़ बन जाता है, तो बर्फ़ बनने के कारण यहाँ पे जो ऊष्मा होती है ये बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, तो ये पानी जो है पूरी तरीके से नहीं जमता, ये सिर्फ ऊपरी सतह ही जमता है, नीचे क्या रहता है, जल रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा। तो मैंने इसको अभी बताया आपको कि पानी का तापमान कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि। देखिए अभी इसके बारे में बात किए हैं, इसमें दिया हुआ देखिए मछलियाँ गर्म खून की होती हैं, मछलियाँ बर्फीली मौसम में सुप्त अवस्था में रहती है, झील की तली का पानी जमता नहीं है, दिया हुआ उसके बाद बर्फ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाती नहीं। देखिए क्या है इसमें कि झील की का जो ऊपरी सतह है वो तो जम जाता है, लेकिन निचली सतह जो है वो पानी बना ही रहता है, वो बर्फ में नहीं बदलता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, झील की तली का पानी जमता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी पिंड का हवा में भार दिया है 100 ग्राम और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन होगा। देखिए हवा में भार दिया है 100 ग्राम और पानी में जब डाला जाता है तो पानी में क्या होता है, वस्तु का जो भार होता है उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। इस वजह से यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 92 ग्राम, 92 ग्राम दिया हुआ है। हमको पूछा गया पिंड का आयतन, तो आयतन निकालना है सिंपल, आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला है इसका, पिंड का हवा में भार माइनस पिंड का पानी में भार। ठीक है, तो यहाँ पर पिंड का हवा में भार दिया हुआ देखिए 100 ग्राम है, ये 100 माइनस पिंड का पानी में दिया हुआ है भार 92 ग्राम। 100 में से 92 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 8 सीसी में आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सीसी में। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट हमको दे रखा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। ठीक है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है। ये जैसे जल का पृष्ठ हो गया, यहाँ पर क्या होता है, अगर एक लोहा का टुकड़ा यहाँ पे लाया जाए तो ये तैरेगा नहीं, ये क्या होगा, सीधा आके इसकी तली पे बैठ जाएगा। कारण क्या है, इसका कारण सीधा सा है। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर जल की सतह पर तैरना है तो एक सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा कि वस्तु द्वारा जो विस्थापित जल है, यहाँ पर जो भी जल इतना इस एरिया पे ये वाला, ये भी जो जल उसके द्वारा हटाया जा रहा है, वो जो जल का भार हो वो वस्तु के भार से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी वो वस्तु तैरेगा, नहीं तो तैरेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, लोहे का एक टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है, उसको आप यहाँ सतह पर ला के रख दिया जल की सतह पर। जल की सतह पर ला के रखने से क्या होता है कि ये कुछ द्रव तो हटाता है, लेकिन वो जो द्रव हटाता है उस द्रव का जो भार होता है इसके खुद के भार से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, सीधा आगे नीचे डूब जाता है। ठीक है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि एक लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे से बना हुआ पानी का जहाज पानी पर तैरता है, क्यों। तो इसका कारण क्या है, एक विशेष कारण ये भी है कि जो पानी का जहाज होता है उसकी आकृति भी उस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, और साथ ही ये वाला जो आप नियम पढ़े वो तो वहाँ अप्लाई होता ही है कि जहाज के द्वारा हटाया गया पानी का जो भार होता है वो जहाज के भार से अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से क्या कर देता है, वो पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है इसका कारण कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वो लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, कम होता है, इस वजह से क्या होता है, वो लोहे का टुकड़ा वहाँ पर पानी में डूब जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमको दिया है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि। ठीक है, मच्छर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं मिट्टी का तेल डालने से। मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं, क्यों कम होते हैं, कि जैसे ही आप पानी में क्या डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते ही क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या जैसे ही कम होता है तो उसकी सतह पर जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो तैरते रहते हैं, और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हुआ वो सीधे जाके डूब जाते हैं। ठीक है, डूब जाते हैं तो फिर सांस नहीं ले पाते, मर जाते हैं, कहाँ जाए। ठीक है, सीधे सीधे मर जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनके प्रजनन में बाधा होती है। ठीक है, और या क्या कहा जाए, सीधा सीधा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, तो केरोसिन डालने से क्या होगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है या उसको मार देता है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो अभी जैसे गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में हम कूलर चलाते हैं, तो कूलर का जो पानी होता है वहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ भी क्या करना चाहिए, समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहाँ पर मच्छर के लार्वा हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, मच्छर के लार्वा होने से क्या करते हैं, वहाँ पे मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, कौन सा देश से संबंधित है हमसे पूछा गया है। तो महान वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज, ये जो थे ग्रीस से संबंधित थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि उत्प्लावी बल पर बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल जो है वो किस पर निर्भर करता है, विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। अब हम ये जानते हैं कि उत्प्लावी बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को द्रव की सतह पर लाया जाता है। ठीक, अगर वो वस्तु जितना क्या करेगी, द्रव हटाएगी। ठीक है, तो उतना ही क्या करता है, द्रव उस पर एक बल कार्य करता है ऊपर की दिशा में। ठीक है, जितना यहाँ पर ये जगह हटाएगी उतना ही यहाँ पर एक क्या कार्य करते हैं, बल कार्य करता है। इसको बोलते हैं उत्प्लावी बल। इसका प्रवृत्ति ये होता है कि वस्तु को किसी भी द्रव की सतह पर तराए रखना। ठीक है, अब यहाँ पर यह बोला गया है कि उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, तो वो किस पर निर्भर करता है, विस्थापित तरल के भार पर। ये वस्तु जितना तरल हटाएगी यहाँ से, इसके सतह से जितना तरल को क्या करेगी, विस्थापित करेगी, जितने भी द्रव को, उतना ही ज़्यादा इस पर क्या निर्भर, उतना ही ज़्यादा इस पर क्या होगा, उत्प्लावी बल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, या तैरने का सिद्धांत भी कह सकते हैं, फ्लोटिंग। तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो होगा क्या होगा, आर्किमिडीज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग इस सिद्धांत की खोज की थी। बाकी ऑप्शंस की तरफ चले तो न्यूटन ने क्या किया था, गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, हवाई जहाज की खोज की थी। और गैलीलियो, इन्होंने एक टेलीस्कोप या दूरदर्शी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको है
तेल द्वीप में बत्ती का तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, जैसे दिया है, दिया में आपने बत्ती लगाया, तेल डाला तो और जलाया तो क्या होता है, धीरे धीरे तेल जो है ऊपर चढ़ने लगता है उस बत्ती से। ठीक है, तो ये कारण किसकी वजह से होता है, तो इसका कारण क्या है, केशिकत्व क्रिया है। ठीक है, केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। तो केशिकत्व के कारण ऐसा होता है कि क्या होता है, वहाँ से जो तेल होते हैं दिया पे वो धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर उठने लगता है। ठीक है, ये ऊपर उठने की जो क्रिया है या ये पूरी जो संपूर्ण क्रिया को ही क्या कहते हैं, केशिकत्व की क्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। ठीक है, कोई भी अगर आप समुद्र के पानी में तैरें तो आपको आसान लगेगा तैरना, बजाय किसके, नदी के पानी में तैरने की तुलना में। कारण इसका क्या है, चूँकि समुद्री जल जो होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है किससे, नदी के जल से। तो जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, जिस भी तरल का घनत्व ज़्यादा होगा, जिस भी द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ तैरना उतना ही आसान होगा। ठीक है, जैसे एक समुद्र है डेड सी या जिसको मृत सागर कहते हैं, ये कहाँ पर है, ये है जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति डूबता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं डूबता मतलब वहाँ आप जाएंगे, वहाँ तैरेंगे तो आपको तैरना नहीं आता, तब भी आप उसके द्रव की सतह पर बने रहेंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे। कारण क्या है, वहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या है, सॉल्ट है, कि वहाँ की जो डेंसिटी है या जो घनत्व है उस मृत सागर की वो इतनी ज़्यादा अधिक है कि किसी व्यक्ति को वहाँ डूबने ही नहीं देती। ठीक है, तो किसी वस्तु का तैरना किस पर निर्भर कर रहा है, उसके उस तरल के घनत्व पर। तो समुद्र के जो जल होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ तैरना आसान है। और अगर मृत सागर के बारे में बात करें तो मृत सागर में तो बहुत ही ज़्यादा है, कोई वस्तु डूबता ही नहीं वहाँ पर, जो भी वस्तु फेंकेंगे वो क्या होगा, उस पर तैरने लगेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।